गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ओपन के 10th क्लास के एसएसटी का 16 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फाइनल पेपर में आते हैं। तो इस मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर में मौलिक अधिकार होता क्या है। तो बुक के अंतर्गत जो परिभाषा दिया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिकों को कुछ आधारभूत और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में लोग अभी भी इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अध्याय का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित जो है वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करना है। सबसे पहला यहाँ पे अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत है। कर्तव्य वे व्यवहारगत कार्य होते हैं जिनको करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व के रूप में कर्तव्य जुड़े होते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या था कि सबसे पहले जो ऊपर वाले पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का तात्पर्य है कि जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार जो है वो व्यक्तियों के दावे हैं जो व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है तथा समाज एवं राज्य के द्वारा जो दावे स्वीकृत होती है वो व्यक्ति जो है वो दावा करता है अपने राष्ट्र से, अपने समाज से, अपना क्या कर सकते हैं संविधान से। तो इसका तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार जो जिस अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है उसको ही मौलिक अधिकार कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि अधिकार व्यक्तियों के दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत है। मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति जो है उनका अधिकार प्राप्त करना उनका दायित्व है, उनका दावा है। क्यों? क्योंकि वो उस देश की नागरिक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप से अगर पैसे मांगता है या अपने माँ बाप को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करता है कि मुझे स्कूल्स में डाला जाए और मुझे पढ़ाया जाए, तो ये उस व्यक्तियों का दावा है, अधिकार है। क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता से ही दावे कर सकता है, दूसरे से नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वो मौलिक अधिकार का दावा जो है वो अपने राष्ट्र से कर सकता है, अपने देश से कर सकता है, अपने समाज से कर सकता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग केवल भारतीय समाज के बारे में, भारत देश के बारे में, भारत देश के संविधान के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अधिकार के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि अधिकार व्यक्तियों के वे दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व को विकास के लिए आवश्यक है तथा समाज एवं राज्य के द्वारा स्वीकृत है। समाज और राज्य के द्वारा स्वीकृत का तात्पर्य क्या है कि कोई व्यक्ति वही चीज़ का दावा कर सकता है जिसके लिए संविधान में या देश में जो उसको निहित किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने देश से, अपने समाज से या अपने माँ बाप से कुछ ऐसा चीज़ें मांगे जो उसके खिलाफ हो या जो उसके अंतर्गत नहीं आते हो, तो ये दावे नहीं कहलाएंगे। वे दावे होते हैं जो संविधान के अंतर्गत निहित होता है, वो समाज के अंतर्गत निहित होता है, राज्य के अंतर्गत स्वीकृत होता है। फिर इसके बाद कर्तव्य की बात करते हैं।
कर्तव्य वे व्यवहारगत कार्य होते हैं जिसको करने की व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व के रूप में कर्तव्य जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश में रहता है तो उस देश के द्वारा उस व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया जाता है कि उस अधिकार को लेकर के वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। लेकिन जैसे ही मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्तियों को मिला है तो उस व्यक्तियों को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति दायित्व बन जाता है, मतलब कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश में रहता है तो उस व्यक्तियों का देश के प्रति दायित्व यह बनती है, कर्तव्य यह बनता है कि देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए, देश के संविधान को सम्मान करना चाहिए, देश के संपत्ति को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, उनको उस संपत्ति को क्या करना चाहिए, रक्षा के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। ये क्या है, यह व्यक्तियों के जो है वो कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार के अलावा तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आसानी पूर्वक इसको लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के वे दावे हैं जो व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो समाज एवं राज्य के द्वारा स्वीकृत होती है, वही अधिकार कहलाता है। फिर उसी प्रकार से कर्तव्य जो है वे एक व्यवहारगत कार्य होते हैं जिसको करने की व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। तो करने की अपेक्षा कौन करेगा, तो देश करेगा, समाज करेगा, राज्य करेगा। कि देश अगर किसी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया है कि इस अधिकार को लेकर के आप सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो वो देश भी उस व्यक्तियों से कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है कि आप जो है देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, साथ में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, साथ में देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति को संरक्षण करें। यही एक तरह का कर्तव्य जो है वो किसी भी व्यक्तियों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये देश जो है, कोई भी देश उस व्यक्तियों से अपेक्षा करता है। अब यहाँ पे अगला कुछ दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। कई ऐसे डेफिनेशन है, परिभाषा है जो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग दे सकते हैं। तो मौलिक अधिकार यहाँ पे दिया गया कि राज्य द्वारा स्वीकृत तथा संविधान में उल्लिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे न्याय संगत होते हैं। मतलब क्या कि प्रत्येक देश के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को एक लिखित तौर पे जो है वो मौलिक अधिकार दिया जाता है। तो हम जो है इस चैप्टर में केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे कि अपने देश में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो भारत में जो है वो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के जो है वहाँ पे दिया गया है, 6 तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि समानता का अधिकार। जो यहाँ पे समानता का अधिकार का तात्पर्य है कि जो समाज में, जो हमारे देश में जितने धर्म के जो लोग रहते हैं, जितने वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें बिल्कुल समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। वो किस तरह से समानता होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये कानून के समक्ष समानता। मतलब क्या कि भारत के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है तो वो कानून के नज़र में बराबर है, चाहे वो अमीर क्यों ना हो और चाहे वो गरीब क्यों ना है। तो ये दोनों को समान जो है कानून के समक्ष जो है वो समानता के तौर पे देखा जाता है। फिर दूसरा, भेदभाव की मनाही होती है। भेदभाव का मतलब यह बनता है कि आप देखते हैं कि समाज में एक दूसरे से लोग भेदभाव करता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, एक दूसरे को नीच समझता है, एक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो बिल्कुल सरासर गलत है।
अवसरों की समानता, इसमें सभी को अवसरों की समानता दी जाती है। ये हो सकता है वो एजुकेशन के अंतर्गत हो सकता है, वो स्वास्थ्य के अंतर्गत हो सकता है, या हम कह सकते हैं छात्रवृत्ति के अंतर्गत हो सकता है। सबको अवसरों की समानता दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि कोई भी बच्चा स्टूडेंट्स जो अगर 80% नंबर लाएगा उसको सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिलेगी। तो वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो गरीब परिवार का बच्चा हो सकता है, चाहे अमीर परिवार का बच्चा हो सकता है। तो ये अवसर की समानता है। यहाँ पे भारत के अंतर्गत भारत के संविधान के द्वारा समानता के अधिकार में अवसर की समानता दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अवसर प्राप्त कर सकता है अपनी जो अर्थव्यवस्थाओं को या अपने जीवन को अच्छे सुख में बनाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये समानता का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। सेकेंड जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो एक तरह का हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारा है। स्वतंत्रता किस किस रूप से इसके अंतर्गत लिखा गया है, तो सबसे पहला विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, चाहे वो छोटे जाति से बिलोंग्स करता हो, चाहे बड़े जाति से करता हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी को अपने विचार को व्यक्त करने का, प्रस्तुत करने का जो है वो स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बातों को रख सकता है। तभी तो हम देखते हैं कि सरकार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जो है ओपिनियन दे सकता है, अपना व्यू देता है कि इस तरह से कार्य होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर इसके बाद सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तियों को ये बिल्कुल अधिकार है कि वह अपना सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, कोई संगठन बना सकता है, कोई पार्टी बना सकता है, कोई चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर अगला हम देखते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्तियों को ये संगठन बनाने का, संस्था बनाने का, या हम कह सकते हैं एक सभा करने का जो है एक तरह का अधिकार है, जो पहले वाले पॉइंट्स में भी हम लोग ने इस वाले पॉइंट में पढ़ चुके थे। अगला है देश के अंदर जो हम भ्रमण की स्वतंत्रता। तो प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी गांव से बिलोंग्स करता है, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग्स करता है, वो भारत के हर एक क्षेत्र में वो जा सकता है, भ्रमण कर सकता है। देश के किसी भी भाग में अस्थायी निवासी की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जा कर के वो अस्थायी निवासी बन सकता है, वहाँ पे अपना घर बना सकता है, वहाँ पे अपना रह सकता है, वहाँ पे अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। फिर इसके बाद उपरोक्त स्वतंत्रता के अलावा स्वतंत्रता का अधिक जो है वो व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और निजी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब इसमें बहुत सारा स्वतंत्रता दे रखा है जो निजी तौर पे भी दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपना निजी व्यक्तित्व जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो अपना कानूनन डिसीजन जो है आसानी पूर्वक से ले सकता है, उसके ऊपर कोई भी किसी चीज़ का दबाव नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास करके 11th में जाता है, तो 11th में अगर उसको साइंस लेने में दिलचस्पी है, उसको साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, तो अगर कोई भी परिवार के लोग या टीचर्स अगर उसको फोर्स करेगा कि नहीं तुम केवल कॉमर्स लो, तो वो एक तरह का हम कह सकते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, बच्चे, स्टूडेंट्स अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना उनके जीवन के लिए स्वतंत्रता जो है वो बिल्कुल मौजूद है, पर्याप्त हैं, जिसको प्राप्त करके वो अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा आ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे मेन जो एक हम कह सकते हैं समाज की जो एक विषाद है या कुरीतियाँ है, तो उसको भी खत्म करने के लिए मौलिक अधिकार में तीसरा जो दे रखा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे मानव व्यापार, यहाँ पे दे रखे श्रम तथा 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने की मनाही। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।
अगर आपको लगता है कि आपको या तो कोई स्कूल्स के अंतर्गत टीचर के द्वारा या कहीं काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में मालिक के द्वारा अगर शोषण करता है तो आप उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके समाज के अंतर्गत या आपके कॉलोनी के अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति कोई कंपनी लगा रखा है, फैक्ट्री लगा रखा है, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखता है, काम करवाता है, तो उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाने का आपके पास पूर्ण अधिकार है। तो ये एक तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर अगला हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो फोर्थ है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारत एक पंथ निरपेक्ष जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारे जो है वो कई धर्म के लोग जो है भारत में रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक धर्म के लोगों को या प्रत्येक व्यक्तियों को धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है कि अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है, ये पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्रता है। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत जब हम देखते हैं गुरुओं का जन्म होता है तब हम लोग सारे धर्म के लोग मिलकर के सेलिब्रेशन करते हैं। अगर हम कह सकते हैं मुस्लिम का कोई धर्म होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसके अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हिंदुत्व के अंतर्गत कोई फेस्टिवल होता है तो सारे लोग मिलकर के सेलिब्रेशन करते हैं। यही एक हम कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का महत्व दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा प्रदान करता है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो है यह एक तरह का अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक का तात्पर्य होता है कि जिन जातियों की संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंतर्गत जो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस अल्पसंख्यक वर्गों को जो है विकास करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिया गया है कानूनन तौर पे, जिसके अंतर्गत चाहे वो भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म की सुरक्षा हो, इससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे उनको अधिकार मिला हुआ है। फिर इसके बाद सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्यायालय में अपील करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। मतलब क्या कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में से एक माना जाता है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिकों को ये अधिकार दिया जाता है कि आप न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं, ये आपके पास शक्ति है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह सकते हैं कि संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और अगर उस संवैधानिक पद पे बैठने के बावजूद भी उस पद की गरिमा को वो क्या करता है, सम्मान नहीं करता है और उसका दुरुपयोग करता है और किसी नागरिक पर अत्याचार करता है, तो उसके अगेंस्ट जो है, उस अधिकारी के जो है अगेंस्ट जो है वो खिलाफ जो है वो न्यायालय में अपील करने के जो है वो शक्ति नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है जो संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो जज हो सकता है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो सकता है, चाहे हम कह सकते हैं प्रोफेसर हो सकता है, चाहे हम कह सकते हैं किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और अगर उस पद का वो दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग मतलब क्या, या तो उसके अधिकार नहीं है, उस अधिकार के अलावा वो काम करता है या अधिकार के विपरीत काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उस नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वे न्यायालय में जा कर के वो अपील कर सकता है जो उनके पास शक्ति प्राप्त है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार। भारत का संविधान कई मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है।
भारत मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। उस उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है एक मानव अधिकारों के रूप में दिया गया है कि किसी भी व्यक्तियों को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसके जो अधिकार को कुचला नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद जिसमें आप देखेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करना था। इसके अंतर्गत क्या था, भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको सम्मान करना था, देश की रक्षा करना तथा आवश्यक पड़ने पर अपनी सेवाएं समर्पित करना, वैज्ञानिक सोच का विकास, ये सब सारा चीज़ जो है वो मानव अधिकारों के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए हैं। एक और मौलिक कर्तव्य 2009 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा इस सूची में बढ़ाया गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि मौलिक अधिकार की संख्याओं में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन करके वो अधिकार को जोड़ा जाता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं जैसे संविधान का पालन करना तथा संविधान के आदर्श संस्थाओं, प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार के अलावा जो हमारा जो कर्तव्य है वो देश के प्रति वो क्या होना चाहिए। तो देश की जो कई सर्वोच्च संस्थानें हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगान हो, उन सबों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और आगे इसमें पॉइंट्स में है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ, ये यहाँ पे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको सम्मान करना चाहिए। देश की रक्षा करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवा भी समर्पित करना चाहिए। जैसे कि अभी हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है ज़्यादा फैल चुका है देश के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को ये लॉकडाउन पालन करने का जो है आदेश दिया था। तो हमें भी उनका पालन करना चाहिए, उनके जो बातों हैं उनको अमल करना चाहिए। यही एक तरह का देश की रक्षा करना का जो है आवश्यकता जब पड़ती है देश को रक्षा करने के लिए, तो हर एक दृष्टिकोण से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देश की सेवाओं में समर्पित जो है वो रहना बहुत ही जरूरी है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए, इसके प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, 3 क्वेश्चंस है कि मौलिक अधिकार क्या है, अब वे क्यों आवश्यक है। तो स्वाभाविक है, मौलिक अधिकार ये संविधान के द्वारा दिया गया प्रत्येक नागरिकों को अधिकार है। इस अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति जो है अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। यह प्रत्येक देश के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि नागरिक के साथ साथ जो है वो देश का ही विकास होता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार का निर्माण करता है, 10 परिवार एक समाज का निर्माण करता है और 10 समाज जो है एक देश का निर्माण करता है। तो जिस तरह से तो हमें व्यक्तित्व को जो है मजबूत करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे समानता के अधिकार की व्याख्या करना है कि समानता कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था।
कि धार्मिक जो है समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, फिर बहुत सारा चीज़ें जो उसमें अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हैं। फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अलावा संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार है, जिसमें हम देखते हैं कि जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस अपने पद का गलत उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ जो है हम लोग को आवाज़ उठाने का अधिकार है, और हम लोग न्यायालय में जा कर के जो है उसके खिलाफ जो हम क्या कर सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। यही एक तरह का महत्वपूर्ण जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया संवैधानिक उपचारों का। तो ये चैप्टर जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, हमने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर